हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किशन्स कॉन्सेप्ट एकेडमी। आई एम किशन ठाकुर और आज मैं आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम एक जनरल साइंस का टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है ब्लड। ये टॉपिक एकेडमिक्स पर्सपेक्टिव से और वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को कवर करने में हम वो सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे और वो सभी कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, राइट। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, राइट, आफ्टर दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं ब्लड क्या होता है। देखिए, हम सबको पता है कि ब्लड हमारे बॉडी के अंदर फ्लो होता है। हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है और थ्रू आवर वेन्स, है ना, नर्व्स, आर्टरीज, ये ब्लड थ्रू आउट दी बॉडी सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में ब्लड करता क्या है? ब्लड हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, है ना, उन सबको कनेक्ट करता है एंड दैट इज द रीजन हम ब्लड को क्या बोलते हैं? ब्लड को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है बिकॉज ब्लड हमारे पूरे बॉडी में फ्लो होकर उन हर ऑर्गन्स, वो सभी ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में है, उन सभी ऑर्गन्स तक वो सभी विटामिन, मिनरल्स और जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें होती हैं जिससे हमारे ऑर्गन्स सही रहते हैं और प्रॉपरली वर्क कर पाते हैं, उन तक वो चीजें पहुंचाता है। इसीलिए हम कहते हैं ब्लड को कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है ना, विच कनेक्ट्स दी होल ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, राइट। अब बात करते हैं कि ब्लड जो होता है, ब्लड कैसे नेचर का होता है ना। तो ब्लड जो है, ब्लड इज एल्कलाइन इन नेचर, एल्कलाइन इन नेचर, है ना। अब ये एल्कलाइन क्या होता है ना, ये हमें समझना है। तो हम समझते हैं कि देखिए, आप सबने पीएच स्केल के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं ब्रीफ कर देता हूं। एक स्केल होता है हमारे साइंस में, एक स्केल होता है जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है, पीएच स्केल कहते हैं। ये जो पीएच स्केल होता है, ये हमारे आसपास या हमारे नेचर में जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं वो एसिडिक नेचर की हैं या बेसिक नेचर की हैं, ये हमें पता चलता है इस पीएच स्केल से। ये जो पीएच स्केल साइंटिस्ट ने बनाया था, इसमें क्या होता है कि जीरो से लेकर 1 से हम ले लेते हैं, 1 से लेकर 14 तक ये स्केल चलता है, ठीक है। तो 1 से लेकर 14 तक ये स्केल होता है। तो इसमें ठीक सेंटर की वैल्यू जो होती है वो 7 होती है, राइट। हम कहते हैं कि जिन चीजों का पीएच 7 से आगे यानी 7 से लेकर 14 तक होता है, वो सारी चीजें बेसिक नेचर की होती हैं, है ना, बेसिक नेचर की होती हैं। बेसिक मतलब वो सभी चीजें क्षारीय होती हैं, यानी खारा, है ना, सॉल्टी, खारा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। और जो चीजें पीएच स्केल में 7 से नीचे होती हैं, 1 से लेकर 7 तक होती हैं, वो सभी एसिडिक नेचर की होती हैं, एसिडिक नेचर, ठीक है। एसिडिक नेचर मतलब उसमें खट्टापन होता है, राइट। और एसिड आपको पता है, एसिड वो चीजें होती हैं जो भाई हमारे लिए बहुत हानिकारक होती हैं, राइट, लेकिन यूजफुल भी होती हैं कुछ पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो, है ना। तो देखिए 7 क्या है? 7 इज दी न्यूट्रल वैल्यू, यानी ठीक बीच की वैल्यू। और ये वैल्यू होती है किसकी? वाटर की, ठीक है। ये वैल्यू होती है वाटर की, क्योंकि हम सब जानते हैं वाटर जो है उसका तो कोई टेस्ट नहीं होता, राइट। वाटर इज अ टेस्टलेस प्रोडक्ट, राइट। और वाटर जो है वो न्यूट्रल इन नेचर होता है, ना ही वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है, राइट। लेकिन बाकी जो चीजें होती हैं उनको हम इस स्केल में एसिडिक और बेसिक में देख सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि जो लेमन होता है, लेमन, है ना, लेमन यानी नींबू, नींबू जो है वो खट्टा होता है नेचर में, राइट। और हमें पता है नींबू खट्टा होता है, इसलिए उसका पीएच जो है वो कहां आएगा? वो आएगा 7 से नीचे, है ना। तो आता क्या है? पीएच जो होता है नींबू का वो होता है अराउंड 2 to 3, है ना, 2 to 3। यानी आपने देखा कि लेमन का जो पीएच आ रहा है वो 2-3 के बीच में आ रहा है, या 2 और 3
के आसपास होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि नींबू जो है वो नेचर में एसिडिक होता है, राइट? समझ में आया? तो इसी तरह से वो चीजें जिनका पीएच 7 से आगे यानी 7 से लेकर 14 के बीच में होगा, वो सब कैसे होंगे? वो सब बेसिक नेचर के होंगे, यानी क्षारीय नेचर के होंगे। इसी तरह से जो ब्लड का पीएच हम देखते हैं, तो ब्लड का पीएच क्या होता है? ब्लड का पीएच होता है 7.4, है ना? तो ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.4, यानी इसमें हमने देखा कि ब्लड जो है वो हल्का सा 7 से आगे यानी 7.4 के आसपास है, यानी ब्लड जो है वो बेसिक नेचर का होता है, यानी क्षारीय नेचर का होता है, राइट? तो आप सबने कभी ना कभी उंगली वगैरह कटी होगी, तो आपने मुंह में रखा होगा उंगली, तो आपने टेस्ट किया होगा ब्लड, है ना? तो ब्लड का जो टेस्ट होता है वो हल्का सा नमकीन टाइप का टेस्ट आता है ना? तो इससे हमें यह पता चलता है कि ब्लड जो है वो स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है, राइट? अब ब्लड को ही हम एल्कलाइन भी बोलते हैं, है ना? तो ब्लड का नेचर एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन किनको बोलते हैं? तो देखिए, वो सभी चीजें जो नेचर में बेसिक होती हैं और वाटर के अंदर डिसॉल्वेबल होती हैं, यानी पानी में घुलनशील होती हैं, उन सभी चीजों को हम एल्कलाइन बोलते हैं, राइट? यानी वो सभी चीजें जो नेचर में बेसिक हैं, यानी उनका पीएच लेवल 7 से आगे है और वो पानी में घुलनशील हैं, तो उन सभी को हम बोलते हैं एल्कलाइन नेचर का सब्सटेंस, राइट? तो हमें पता चला यहां से कि ब्लड जो है, ब्लड इज स्लाइटली बेसिक एंड अल्कलाइन इन नेचर। तो आई होप ब्लड का ये नेचर आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे चलते हैं। तो देखिए, अब आगे हम समझते हैं कि ब्लड जो होता है वो हमने देख लिया कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड इज अल्कलाइन इन नेचर विद पीएच 7.4। ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 है। अब आगे देखते हैं कि जिस तरह से हमारे शरीर का वेट होता है, हमारे शरीर का वजन होता है, उसी तरह से ब्लड का भी हमारे वेट, बॉडी के अंदर वेट होता है, राइट? तो ब्लड का वेट कितना होता है? ब्लड का जो वेट होता है, ब्लड वेट जो होता है वो होता है हमारे बॉडी के वेट का 7%, है ना? तो बॉडी के वेट का 7%, है ना, ये क्या होता है? हमारे ब्लड का वजन होता है, राइट? तो हमारा जितना भी वजन है उसका अगर 7% हम निकालते हैं तो वो जो वेट निकलता है वो हमारे बॉडी का वेट निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई आदमी 70 किलो का है ना, 70 किलो का कोई इंसान है, तो उसके अंदर जो ब्लड होगा उसका वेट कितना होगा? 70 किलो का 7% यानी 7/100। तो ये एक 0 से 0 कटा, ये हो गया 7 7 49 और ये 10 का एक 0 पॉइंट आ गया, यानी 4.9 kg वेट होगा सिर्फ ब्लड का उसके बॉडी के अंदर। समझ में आया? तो यहां पे हमने देखा कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड का जो वेट होता है वो कितना होता है? 7% ऑफ अवर बॉडी वेट। तो कितने भी किलो का आदमी हो, उसके अंदर अगर ब्लड का वेट बताना हो तो कैसे हम बताएंगे? उसके बॉडी वेट का 7% निकालेंगे, हमें पता चल जाएगा कि उसके शरीर के अंदर ब्लड का वेट कितना है अलॉन्ग विथ इट्स बॉडी वेट, राइट? तो देखिए, अब बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमने ब्लड का वेट निकालना सीख लिया, राइट? अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम, बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है ना? तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड की अगर हम बात करें, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, तो हमारे शरीर के अंदर 5 to 6 लीटर्स, है ना, 5 to 6 लीटर्स ब्लड होता है ना? तो एक नॉर्मल शरीर के अंदर, एक नॉर्मल इंसान के अंदर 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है, राइट? तो यहां पे हमने कुछ चीजें देखी। सबसे पहले, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अल्कलाइन इन नेचर विद पीएच 7.4। ब्लड का वेट कितना होता है? 7% ऑफ दी बॉडी वेट, और बाय वॉल्यूम ब्लड हमारे शरीर के अंदर कितना होता है? 5 to 6 लीटर्स होता है, राइट? तो अब हम समझते हैं कि हमारे ब्लड का जो कॉम्पोजिशन होता है उनमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो हमारा ब्लड जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक पार्ट होता है लिक्विड और एक पार्ट होता है सॉलिड। तो हमारे ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है ना? जिसमें हमारा जो ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट होता है ये होता है हमारा 55%,
है ना। अगर मान लिया कि ब्लड जो है हमारे शरीर के अंदर वो 100% है, तो उसका 55% हिस्सा जो होता है वो सिर्फ लिक्विड पार्ट होता है, राइट। और नेक्स्ट सॉलिड पार्ट, हमारे ब्लड के अंदर 100% ब्लड में से जो बचा हुआ 45% हिस्सा होता है वो होता है सॉलिड पार्ट, ठीक है। ये जो लिक्विड पार्ट होता है ये एक्चुअली में येलो कलर का पार्ट होता है ना, येलो कलर का जो हमारे ब्लड के अंदर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, राइट। और ये जो सॉलिड पार्ट होता है, ये सॉलिड पार्ट हमारे शरीर हमारे ब्लड के अंदर जो होता है इसको हम बोलते हैं सेल्स या कॉर्पसल्स, राइट, कॉर्पसल्स। तो इसको हम बोलते हैं सेल्स या कॉर्पसल्स। तो हमने देखा कि ब्लड के कंपोजिशन का जो हिस्सा होता है वो एक हिस्सा होता है लिक्विड और एक हिस्सा होता है सॉलिड। लिक्विड इज 55% ऑफ द 100% ब्लड और सॉलिड पार्ट जो होता है वो 45% होता है, राइट। अब बात करते हैं कि ये जो प्लाज्मा होता है ये फिर से अगर मैं देखूं तो ये भाई 55% है, यानी ज्यादा अमाउंट जो है वो प्लाज्मा का ही है। इस प्लाज्मा के अंदर हम देखें तो और भी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा जो अमाउंट में होता है वो क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। क्योंकि भाई ब्लड लिक्विड है और लिक्विड में वाटर ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ब्लड के अंदर अगर मान लो हमने कहा कि भाई ये 55% जो लिक्विड पार्ट है इसको मैं कहता हूं कि ये 100% हमने ले लिया, मान लिया कि ये 55% जो है वो प्लाज्मा हमने 100% ले लिया, है ना। तो उस 100% में से जब हम कहते हैं कि भाई वाटर का परसेंटेज बताओ तो 92% तो सिर्फ वाटर होता है ना। तो 92% सिर्फ वाटर होता है, ठीक है। उसके बाद 1% होता है क्या, 1% होते हैं सॉल्ट्स एंड मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड मिनरल्स। ये सॉल्ट्स एंड मिनरल्स कौन से होते हैं, देखिए ये सॉल्ट्स एंड मिनरल्स बहुत तरह के होते हैं, जिसमें से कुछ हैं जैसे हमने कहा ये सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया या बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ये हमारे सॉल्ट्स एंड मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई बचा हुआ कितना परसेंट है, 7%। तो बचा हुआ ये जो 7% है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें क्या होता है, ये जो 7% बची हुई चीज है इसके अंदर होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है, ये होते हैं प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स 3-4 तरीके के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। पहला होता है हमारा एल्ब्यूमिन, ठीक है, ये होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। फिर उसके बाद पाया जाता है ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। और उसके बाद पाया जाता है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये पाए जाते हैं कुछ प्रोटीन्स जो ब्लड के अंदर होते हैं। ये प्रोटीन्स जो होते हैं एक्चुअली में हमारे ब्लड को थिक रखने में, ब्लड क्लॉटिंग करने में, है ना, इम्यूनिटी देने में, इन सब चीजों में काम आते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोटीन्स जो हैं, ये चारों प्रोटीन्स जो हैं ये हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि लिक्विड पार्ट के अंदर ही होते हैं, राइट, यानी प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, राइट। अब इसमें भी ये जो 7% ऑफ प्रोटीन है उसमें भी एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा होता है, राइट। तो सबसे ज्यादा कितना, 60% तो सिर्फ एल्ब्यूमिन होता है हमारे प्लाज्मा के अंदर, राइट। बाकी 36% होता है हमारा ग्लोब्यूलिन और बचा हुआ 4% जो होता है वो होता है हमारा फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, राइट। तो ये हमने पूरा पोर्शन देखा, राइट। अब सॉलिड पार्ट की बात करें तो सॉलिड पार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सॉलिड पार्ट में हमारे पास 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी, पहला तो आरबीसी, है ना, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स, ठीक है, तीसरा प्लेटलेट्स। तो ये 3 चीजें हमारे ब्लड के अंदर सॉलिड पार्ट में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो ग्राफ है, ये ग्राफ बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
चलिए, तो अब ये पूरा पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे ब्लड का जो कंपोजिशन होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। भाई 55% लिक्विड, 45% सॉलिड। लिक्विड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? लिक्विड के अंदर सबसे पहले ये जो लिक्विड पार्ट होता है वो होता क्या है? वो प्लाज्मा होता है, जो कि येलो कलर का हिस्सा होता है हमारे ब्लड का। इस प्लाज्मा के अंदर 92% वाटर होता है, 1% सॉल्ट्स एंड मिनरल्स होते हैं, बचा हुआ 7% हमारे ये प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन होता है ना। एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा 60% होता है, ग्लोब्यूलिन 36% होता है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन मिलाकर 4% होता है। तो ये हिस्सा हो गया हमारा लिक्विड पार्ट। और सॉलिड पार्ट में सेल्स और कॉर्पसेल्स होते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इनके और फंक्शंस और यूसेज और इन सभी सॉलिड पार्ट्स को और गहराई से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर जो 55% प्लाज्मा होता है उसके अंदर हमने देखा था 92% तो भाई वाटर था, ठीक है। उसके बाद 1% सॉल्ट्स एंड मिनरल्स थे, और वो जो 7% प्रोटीन्स थे, जिसमें हमने 4 प्रोटीन देखे थे, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। इनका क्या काम होता है? तो देखिए, पहला एल्ब्यूमिन, जो कि सबसे ज्यादा परसेंटेज में था, है ना। एल्ब्यूमिन कितने परसेंट था? 60% सिर्फ एल्ब्यूमिन था, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है टू थिकन्स द ब्लड, है ना, टू थिकन्स द ब्लड, राइट। इसका मतलब हमारे खून को गाढ़ा रखने के लिए कौन काम आता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन काम आता है ना। तो हमारे खून को थोड़ा सा चिपचिपा और गाढ़ा रखना का काम कौन करता है? एल्ब्यूमिन करता है, ठीक है। दूसरा आता है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन, ये जो ग्लोब्यूलिन होता है, जो कि 36% था, ये हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है, यानी इम्यूनिटी देता है, राइट। ये हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का काम करता है, ठीक है। फिर आता है तीसरा और चौथा, ये दोनों फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों मिलाकर 4% थे, और ये क्या काम करते हैं? ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं, ठीक है। ये दोनों प्रोटीन मिलकर क्या काम करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो आपने ये इन चारों प्रोटीन का फंक्शन समझ लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई प्लाज्मा का फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का जो फंक्शन है वो क्या है? प्लाज्मा हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को पूरा प्रॉपर मेंटेन रखता है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और ये प्लाज्मा जो होता है, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मैनेज करता है, ठीक है। क्योंकि हमारे प्लाज्मा के अंदर वाटर कंटेंट होता है ज्यादा, तो वाटर से हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, ठीक है। और वाटर से ही हमारे ब्लड का जो फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है वो मेंटेन रहती है, जिसके कारण ब्लड जो है वो आसानी से हमारे बॉडी में फ्लो होता है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं आगे। तो देखिए, हमने देखा कि ये जो चारों प्रोटीन हैं, ये प्रोटीन्स हमारे ब्लड के अंदर होते हैं प्रेजेंट, और ब्लड क्लॉटिंग, है ना, इम्यूनिटी और ब्लड को थिक रखने का काम करते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है, उसकी वजह से ब्लड प्रॉपरली फ्लो हो पाता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का जो पीएच लेवल होता है उसको भी बैलेंस रखने का काम करता है, राइट। अब आगे देखते हैं कि ये जो प्लाज्मा होता है, क्या हमने देखा है? यस, आप सबने देखा होगा प्लाज्मा। अक्सर लेबोरेटरी में जब हम जाते हैं तो वहां पे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड हमारा ले लेते हैं, है ना, ब्लड रख लेते हैं, और उसको एक मशीन के अंदर रख के उसको बहुत तेजी से गोल घुमाया जाता है, ठीक है। तो वो जो मशीन होता है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन कहते हैं, जो कि बहुत तेजी से सर्कुलेटरी मोशन करता है, और वो मोशन इसलिए होता है ताकि हमारे ब्लड के अंदर जो सॉलिड पार्ट है वो नीचे बैठ जाए और लिक्विड पार्ट ऊपर आ जाए, ठीक है। तो हम किसी भी ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसको हम घर पे भी करके देख सकते हैं मिट्टी और पानी के हेल्प से। अगर आप
एक बर्तन में पानी लें, उसमें मिट्टी रखें, मिट्टी हो गया सॉलिड चीज और पानी हो गया लिक्विड। अब उसको अगर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो जितनी भी मिट्टी है वो नीचे जाके सतह में बैठ जाएगी और लिक्विड ऊपर रह जाएगा। यही फिनोमिना होता है हमारे ब्लड के अंदर। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बहुत तेजी से घुमाया जाता है वो ब्लड को टेस्ट ट्यूब में रख के, तो सारे सॉलिड पार्ट्स नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर बच जाता है लिक्विड, और वो जो लिक्विड होता है वो येलो कलर का होता है, राइट। ये जो येलो कलर ऑफ प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का जो येलो कलर होता है वो किससे बनता है ना? येलो कलर किससे बनता है? ये येलो कलर प्लाज्मा का बनता है, हमारे ही बॉडी में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है बिलीरुबिन, है ना, बिलीरुबिन। तो ये जो बिलीरुबिन पिगमेंट है, इसी पिगमेंट की वजह से हमारे प्लाज्मा का कलर जो होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है। अब ये जो पिगमेंट है ये कहां से बनता है? ये पिगमेंट हमारा लिवर जनरेट करता है। तो ये पिगमेंट कहां से बनता है? हमारे लिवर से बनता है ना। तो होता क्या है, जैसे हमें कई बार कभी कभी जैसे जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है, तो जॉन्डिस में क्या होता है, हमारा लिवर सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है, और लिवर के अफेक्टेड होने के कारण से लिवर डिसफंक्शन हो जाता है और वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, एबनॉर्मल फंक्शन करता है, और वो बिलीरुबिन जो कि सिक्रीट करता है लिवर, वो ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट करने लगता है। तो वो बिलीरुबिन हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा अमाउंट में जाने लगता है, और इस वजह से हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा का जो कलर होता है वो ज्यादा येलोइश हो जाता है, और जो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, इसलिए हमारी आंखें, हमारा बॉडी, शरीर, है ना, येलो कलर का दिखने लगता है। तो ये इसी वजह से होता है, ड्यू टू डिसफंक्शन और इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ लिवर इन द जॉन्डिस, राइट। अब बात करते हैं कि भाई येलो कलर हमने देख लिया कि वो कैसे होता है। अब हमने ये भी तो देखा कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उनमें काम क्या है उनका, कि भाई ब्लड को क्लॉट करना, यानी ब्लड को जमा देना, है ना। एल्ब्यूमिन क्या करता था, वो ब्लड को गाढ़ा करता था, है ना। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करते थे, ब्लड को क्लॉट करने यानी थक्का जमाने का काम करते थे। तो भाई अगर ब्लड हमारे वेन्स में, हमारे नसों में दौड़ रहा है, तो फिर उसमें क्यों नहीं जम जाता? ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है शरीर के अंदर? तो यहां पर एक फंक्शन आता है ना, वो होता है कि भाई ये फ्लो कैसे हो रहा है, उसके लिए एक कार्बोहाइड्रेट एक होता है जिसको हम बोलते हैं हेपेरिन, हेपेरिन, है ना। ये जो हेपेरिन है ना, ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है ना। ये हेपेरिन जो है ये भी लिवर ही बनाता है। कौन बनाता है? लिवर ही बनाता है। और ये हेपेरिन क्या काम करता है? ये हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? एंटी क्लॉटिंग एजेंट, एंटी क्लॉटिंग एजेंट, ठीक है। तो ये एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है जो हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, हमारे वेन्स में पाया जाता है, जिससे हमारे वेन्स के अंदर, हमारे नसों के अंदर जो ब्लड होता है वो जमता नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है और वो फ्लो होता रहता है, राइट। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं आगे, और अब हम सॉलिड पार्ट देखते हैं कि क्या क्या होते हैं और कैसे, कितने अमाउंट में होते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करें। चलिए अब हम देखते हैं हमारे ब्लड के अंदर जो सॉलिड पार्ट था, है ना, जो सॉलिड पार्ट था वो कौन कौन से थे। पहला था हमारा आरबीसी, और दूसरा था हमारा डब्ल्यूबीसी, और तीसरा था हमारा प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स, राइट। ये जो तीनों होते हैं ये हमारे ब्लड के सॉलिड पार्ट होते हैं, जिसमें आरबीसी जो होता है इसको हम बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स, है ना, कॉर्पसल्स। ये होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसे रेड ब्लड सेल अक्सर लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसे रेड ब्लड कॉर्पसल बोला जाता है। कॉर्पसल क्यों बोला जाता है वो आगे मैं समझाऊंगा, लेकिन इसे बोला क्या जाता है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स। आगे बात करते हैं, ये क्या है? ये है व्हाइट ब्लड सेल, है ना, व्हाइट ब्लड सेल, राइट। और प्लेटलेट्स को हम प्लेटलेट्स ही बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनका कुछ साइंटिफिक नेम होता है ना, तो साइंटिफिक नेम इनका होता है, रेड ब्लड सेल को साइंटिफिकली हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट, राइट, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट,
एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट में ये जो एरिथ्रो का मतलब होता है, इसी का मतलब होता है रेड। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल को साइंटिफिकली क्या कहते हैं, तो इसका साइंटिफिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। ठीक है, ये जो ल्यूको वर्ड है इसी का मतलब होता है व्हाइट। ठीक है, और प्लेटलेट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट, है ना, थ्रोम्बोसाइट। तो प्लेटलेट का साइंटिफिक नेम होता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो हमने देखा कि इनका नाम क्या होता है, ये हमारा रेड ब्लड कॉर्पसल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स जो हैं, इनको साइंटिफिकली एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये तीनों चीजें जो हैं हमारे ब्लड के अंदर सॉलिड पार्ट्स में काउंट होते हैं, लेकिन ये अमाउंट में कितने होते हैं, इनकी क्वांटिटी कितनी होती है। तो देखिए, इनकी क्वांटिटी जो देखी जाती है वो देखी जाती है इन 0.001 ml, है ना। आप सब जानते होंगे कि जैसे हम ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो वो लोग थोड़ा सा ब्लड लेते हैं, राइट, थोड़ा सा ब्लड लेते हैं और उसी ब्लड से वो लोग सीबीसी प्रोसेस करते हैं, है ना। और उसमें जो सीबीसी प्रोसेस होता है उसका नाम कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, जिसमें वो ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है और प्लेटलेट्स कितने हैं, राइट। तो ये जो काउंट होता है ये बहुत स्मॉल अमाउंट के ब्लड से ही काउंट हो जाता है, 0.001 ml, यानी एक छोटी सी बूंद ब्लड का लेकर हम पता कर सकते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट कितने अमाउंट में है। तो भाई जब हम देखते हैं कि इन जनरल 0.001 ml में होना कितना चाहिए, है ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि भाई होना इतना चाहिए, लेकिन इतना है इसका मतलब कमी है ना। तो हम देखते हैं कि 0.001 ml में आरबीसी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो रेड ब्लड कॉर्पसल जो है वो होना चाहिए 4.5 to 5.5 मिलियन, है ना। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं 45 से 55 लाख, क्योंकि 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ब्लड के अंदर 0.001 ml में 4.5 to 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसीज होते हैं। एक्चुअली में सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे ब्लड में आरबीसी ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा इसमें एक और चीज है कि भाई मेल और फीमेल में ये अमाउंट क्या होता है। तो देखिए, मेल में जो होता है ये अमाउंट जो होता है ये हमारा 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन तक होता है। ठीक है, और फीमेल में 4.5 मिलियन से लेकर 5 मिलियन तक होता है। ठीक है, 5 मिलियन तक होता है, यानी लैक्स में अगर मैं बोलूं तो भाई मेल के अंदर 50 से 55 लाख होता है और फीमेल के अंदर 45 से 50 लाख होता है, राइट। तो यहां पर हमने देखा कि मेल के अंदर ब्लड का जो आरबीसी होता है वो ज्यादा होता है और फीमेल में कम होता है, राइट। और डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो इसका जो क्वांटिटी होता है इन 0.001 ml ये होता है 4000 से लेकर 11000 तक। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी कितना होता है ब्लड के अंदर, 4000 से लेकर 11000 तक। और फिर बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स की, है ना। तो प्लेटलेट कितना होता है, तो प्लेटलेट हमारे बॉडी के अंदर जो होता है वो होता है 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वांटिटी ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट इन अवर ब्लड, और ये 0.001 ml में काउंट होता है। ठीक है, अच्छा इनका एक रेशियो होता है ना। रेशियो हम देखते हैं आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी रेशियो प्लेटलेट्स। ये जो रेशियो होता है ये रेशियो पूछा जाता है तो हर एक डब्ल्यूबीसी पे 600 आरबीसी होता है और 40 प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये रेशियो होता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट के बीच में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आरबीसी होता है, फिर उसके बाद प्लेटलेट और फिर उसके बाद हमारा डब्ल्यूबीसी। ठीक है,
तो ये हमारा रेशियो होता है और ये काउंटिंग होती है हमारे ब्लड के अंदर, ये सारे चीजें इतनी इतनी अमाउंट में होती हैं। जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो जो सीबीसी हम करवाते हैं तो उसमें हमारा यही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट काउंट होता है ना। तो इसमें हमें पता चलता है कि भाई नॉर्मल क्वांटिटी में ब्लड के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं या नहीं है। अगर कम है तो भाई डिजीजेस होती हैं, ज्यादा है तो भी डिजीजेस होती हैं। तो इन चीजों का मेंटेन रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि भाई इसमें अगर ये बढ़ जाए या घट जाए तो इससे क्या डिजीजेस होती हैं, ठीक है। अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी अगर बढ़ जाए, है ना, आरबीसी अगर बढ़ जाता है तो इसमें हमारी जो डिजीजेस होती हैं वो होती हैं पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया, है ना। और अगर आरबीसी घट जाए तो इसमें हमारा जो डिजीज होता है वो होता है एनीमिया, ठीक है। पॉलीसाइथीमिया में ब्लड आरबीसी की जो क्वांटिटी होती है वो ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाती है, इसलिए उसमें पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, ब्लैक पैचेस दिखने लगते हैं, हमारे बॉडी पे ब्लैक पैचेस दिखने लगते हैं, ठीक है। और अनीमिया आपको पता ही है, अनीमिया जो है वो आरबीसी लेवल जब डाउन होता है तो उससे अनीमिया की बीमारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डब्ल्यूबीसी का, देखते हैं अगर डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाता है तो इससे एक बीमारी होती है जिसे हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। ये जो ल्यूकेमिया होता है इसी को हम ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं, ठीक है, ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। और अगर डब्ल्यूबीसी कम हो जाए तो इससे क्या होता है, इससे हमारे फ्रीक्वेंट डिजीजेस होते हैं, फ्रीक्वेंट डिजीज। तो फ्रीक्वेंट डिजीजेस का मतलब भाई हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है अगर डब्ल्यूबीसी कम होता है तो, और उससे बहुत जल्दी जल्दी बीमारियां होने लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्लेटलेट्स की बात करें, प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स अगर बढ़ता है या घटता है, तो अगर प्लेटलेट बढ़ जाए तो इससे खून जो होता है, ब्लड जो होता है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है ना, थिक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो जैम होने लगता है और उससे हार्ट अटैक वगैरह की दिक्कत हो सकती है। और अगर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो हमें जो खून होता है, ब्लड जो होता है वो ऑलमोस्ट पानी की तरह बन जाता है, जिससे ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ठीक है। तो ये थे डिजीजेस व्हेन आरबीसी बढ़े और घटे, या डब्ल्यूबीसी बढ़े या घटे, या प्लेटलेट बढ़े या घटे, है ना। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग ब्लड चैप्टर और ब्लड टॉपिक। तो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका जो आगे का पार्ट है, आई विल कम विथ द नेक्स्ट वीडियो, और उस नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड लक, थैंक यू।